नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको बताते हैं कि प्रदेश में राजनीति का हाल कैसा है, प्रदेश में और किस तरीके से अपने हित साधने के लिए, अपने आप को और सुपीरियर साबित करने के लिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये इस कार्यक्रम के जरिए आप बखूबी समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको सियासी गलियारे में चीजें बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बार फिर से सियासी गलियारे की। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किए, जिनके जवाब में सरकार ने अपनी दलील पेश की। वहीं सुनवाई के दौरान और क्या कुछ रहा, किस तरीके से सवाल और जवाब हुए, देखिए। सन कर देने वाली दिल्ली की सर्दी में राजधानी की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मौजूद तमाम किसान संगठनों के राजनेता रोजाना नई नई रणनीति बनाकर नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई सवाल हैं जो सभी के जहन में हैं। आखिर ये आंदोलन खत्म कब होगा? क्या किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? वहीं बढ़ते किसानों के आंदोलन को देखकर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दखल भी लाजमी है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कहा कि यह मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या सवाल किया और सरकार का क्या जवाब था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धरने पर बैठने से समाधान नहीं निकलेगा। सरकार ने कहा, किसान आंदोलन से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में फल और सब्जियां दूसरे राज्यों से आती हैं, रास्ते जाम होने से इनके दाम बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। सरकार ने कहा, प्रदर्शन के अधिकार में संतुलन जरूरी है, जीवन का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन से दिल्ली के सभी लोग प्रभावित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई तक कानून होल्ड नहीं हो सकता। सरकार ने कहा, कृषि कानूनों को होल्ड करना मुश्किल होगा। बहरहाल, किसानों के आंदोलन को लेकर मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते तक चल चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। इनमें कहा गया है कि इन किसानों ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं रोक रखी हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है और इतने बड़े जमावड़े की वजह से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने का भी खतरा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन को लेकर बुधवार को एक खबर सामने आई थी, जिसमें यह बात सामने आई कि संत बाबा राम सिंह उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब वो दुनिया में नहीं है। किसानों के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली और सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा। ये कहा कि किसानों का दर्द अब सहा नहीं जाता। तो वहीं सभी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी हुई। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अलग अलग तरह से ट्वीट या फिर बयान सामने आए। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन के समर्थन में आत्महत्या करने वाले संत बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। इससे पहले करनाल के सिंगड़ा में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गुरुवार सुबह अकाली दल नेता सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर भी पहुंचे। इस दौरान सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत के निशाने पर सरकार थी। दोनों ने जमकर सरकार को कोसा। सुखबीर बादल ने कहा कि बड़े दुख की बात है, सरकार को किसानों का दुख क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बाबा जी की शहादत बड़े दुख की बात है। देश ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਅੰਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ सेंटर का हंकारी
प्रधानमंत्री तो हाले तक समझ नहीं आई। इस संघर्ष में पिछले 20 दिनों च तकरीबन 30 लोगों ने शहादत देती है, पर सेंटर की सरकार को कोई फिक्र ही नहीं, परवाह। वहीं हरसिमरत कौर ने भी कहा, बाबा जी की ये कुर्बानी सरकार को जगाने के लिए है। सरकार को बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की परवाह नहीं है। अही कहांगी कि इस किसानी अंदोलन दे विच बहुत सारी जाना गईयां ने, जिहड़ी जाना बचाई जा सकदियां सीगियां। अंदोलन सिर्फ लोग अपना हक मंग रहे हैं कि जिहड़ी चीज़ उन्हां दी उन्हां तो ना खोई जाए। ते अज इस अंदोलन दे हालात जिस सिखर ताईं सरकार ने अपनी मिसहैंडलिंग करके पहुँचा दिते ने कि अज एक ओहो जे महापुर जिन्हां ने सारी उम्र सेवा की है, मनुखता की सेवा की है, तो रब दा नां जपिया है। लोगों के हालात इस कड़ाके की ठंड में जिस हालात में लोग अंदोलन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, निक्के निक्के बच्चों को, बुजुर्ग मातावां को लैके बाबा जी को, वो देख के जे रब का नां जपन वाले इंसान का दिल इन्ना दुखी होया कि उन्होंने इन्ना वड्डा कदम चक्या इस पत्थर दिल सरकार को हिला के जगाउण वास्ते। संत बाबा राम सिंह का पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है। इस बीच किसान आंदोलन में शामिल हुए लोग भी करनाल पहुंचने लगे हैं। सिंघू बॉर्डर पर धरना देने वाले और सरकार के साथ चर्चा में शामिल गुरनाम सिंह चडूनी भी करनाल के गुरुद्वारा पहुंचे। गुरनाम सिंह का कहना है कि बाबा से हमारी मुलाकात एक दिन पहले धरना स्थल पर हुई थी। उन्होंने बातचीत में कहा था कि किसानों के ऐसे बैठे रहने से वो दुखी हैं। ये कसाई सरकार है, अब तो परमात्मा भी संदेश दे रहा है और बाबा जी ने भी कुर्बानी दे दी है। शहादत है, उसको हम नमन करते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतना हमने नहीं सोचा था, ऐसा होगा। परसों मेरे पास बैठे रहे, परसों बहुत गंभीरता से सोच रहे थे। चिंतन था उनके मन में, क्या होगा किसानों का, कैसे मानेगी सरकार, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े चिंतन में थे। उनकी कुर्बानी जो है वो देश के किसान हमेशा याद रखेगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी संत राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए दुख व्यक्त किया और कहा, उन्होंने किसानों के लिए आत्म बलिदान किया है। कल एक बड़ी दुखद घटना घटी। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, संत राम सिंह जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने आत्म बलिदान किया है, एक किसान के कॉज के लिए, किसान के संघर्ष में उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और उनके साथ जो 21 लोग और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने इस बलिदान दिया है इस मूवमेंट में, मैं सभी किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी संत राम सिंह के सुसाइड पर दुख जताया और कहा, किसानों के हक में जान देना बेहद दुखद है। संत राम सिंह जी ने आत्महत्या की, किसानों की बात को लेकर की, और भी कुछ किसान है इस आंदोलन में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। बहुत ही दुखदाई है। सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हो, लेकिन हठ धर्मिकता के कारण जो है ये परिस्थितियां पिछले दिनों में बनी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी राजनेताओं ने संत राम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने कुंडली बॉर्डर पर किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि। कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और लिखा,
कि कोरोना काल के बीच में संसद चलाकर बीजेपी सरकार ने अरबपति मित्रों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को पास कर दिया, लेकिन किसानों की मांग पर 11 किसानों की शहादत और बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खुल सकती। इतना ज्यादा अहंकार और असंवेदनशीलता। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संत राम सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी मौत पर दुख जताते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि संत बाबा राम सिंह जी का निधन संत समाज, देश, राज्य और मेरे लिए अपूरणीय क्षति है। ये अत्यंत दुख का क्षण है। बाबा जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो। हम उनके दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने को संकल्पित है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी संत बाबा राम सिंह की खुदकुशी पर दुख जताया और सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, किसान आंदोलन में करनाल के संत बाबा राम सिंह जी की खुदकुशी करने की खबर मन को व्यथित करने वाली है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर तुरंत किसानों की मांगों को माने और कृषि विरोधी काले कानून को रद्द करे। संत बाबा राम सिंह ने किसानों के हक में अपना जीवन त्याग दिया और इस दुनिया से रुखसती ले ली। किसान और पूरा देश जरूर उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। ये भी सच है, संत बाबा राम सिंह की कमी जरूर आंखों को नम करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने को हमेशा तैयार है। सुनिए हमारे संवाददाता पवन सिवर से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा। आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन कर रहे किसानों की हठधर्मिता है, आपको लगता नहीं है कि आपकी सरकार की हठधर्मिता है? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए भला, हमें नहीं चाहिए कानून, ये काले कानून वापस लिए जाएंगे। किसानों की तो मांग है सर। 1-2% किसान हैं जो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं और वो भी स्पेशली पंजाब से हैं। उन दोनों राजनीतिक दलों की जो लड़ाई है, कांग्रेस और अकाली दल की, उसी का ये परिणाम है कि वो एक से एक आगे बढ़कर अपनी दादागिरी साबित करना चाहते हैं। बाकी देश का तो 1% से भी कम किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यानी आप स्पष्ट कर रहे हैं कि जो दिल्ली की बॉर्डर के आसपास किसान बैठा है वो केवल 1-2% किसान जो पंजाब की कांग्रेस पार्टी या सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल पार्टी की तरफ से भेजा गया है, बाकी किसान नहीं है। मैक्सिमम पंजाब से हैं। मतलब पंजाब से तो है लेकिन किसान नहीं है क्या? वो किसी पार्टी के भेजे हुए किसान हैं और उनकी समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए, बातचीत के माध्यम से होना चाहिए और उसके लिए सरकार तैयार है। लगातार इस आंदोलन में इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं ने की। कभी कहा गया पाकिस्तान और चीन का समर्थन है, कभी कहा गया कि ये जो है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। एक बार फिर आप कह रहे हो कि 1-2% किसान है, बाकी 90%, 99% किसान तो इस जो कानून है इसके पक्ष में है। मैं कह रहा हूं देश का 99% किसान इन कानूनों के हक में है और हमने जो बैड एलिमेंट्स की बात की थी वो किसानों को नहीं कही है। हमने तो ये बात कही है कि जो कनाडा में बैठे हुए नारे लगा रहे हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हुए नारे लगा रहे हैं, उनका क्या मतलब बनता है भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का? ये बात भारत सरकार से आने वाली नहीं है किसी भी कीमत पर। आपके पार्टी के बड़े शीर्ष के नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो इस आंदोलन को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि आंदोलन किसानों का है, लेकिन कुछ एक आधा एलिमेंट बाहर से भी आकर घुसकर इसे डिरेल करने पे लगा हुआ है, जो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मामले को सुलझाने में मदद की बजाय आग में घी का काम कर रहा है। अंतिम सवाल है कटारे साहब, ये जो कृषि कानून वापस लेने की मांग किसान आंदोलन के जरिए किसान कर रहे हैं, रतनलाल कटारिया क्या इन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के पक्षधर हैं? देखिए, मैं इन कानूनों में किसानों के साथ टेबल पर बैठकर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन के पश्चात जो कोई परिवर्तन की बात आती है तो मैं उनका हिमायती हूं, ना कि सारे कानून को रिपील करने का हिमायती हूं। तो ये हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया थे। कटारिया ने कहा है कि अगर जो कृषि कानून है उनके लिए जो टेबल पर बैठकर बातचीत हो और उसमें अगर कोई क्लॉज जिसको चेंज किए जाने की जरूरत है, अगर वो चेंज किए जाने की बात हो तो उसके ऊपर वो सहमत है।
लेकिन इन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर वो तैयार नहीं है। साथ ही रतनलाल कटारिया ने इस मुद्दे पर पंजाब की कांग्रेस सरकार और पंजाब की अकाली दल पार्टी को भी घेरा है। हमारे संवाददाता पवन सिवर ने किसान आंदोलन, कृषि कानून, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी खास बातचीत की। करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दीपेंद्र जी, जो ये किसानों का आंदोलन लगातार 3 हफ्ते से जारी है और अब जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? ये संघर्ष जो किसान का आंदोलन है एक बड़े नाजुक मोड़ पे आ चुका है। इसकी गंभीरता समझे सरकार। मैं आज आग्रह करना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी से। 6-7 राउंड वार्ता की मंत्री स्तर पे हो चुकी है। अब समय है मामले की नाजुकता और गंभीरता को समझते हुए कि प्रधानमंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करें। मैं आग्रह करना चाहता हूं और किसानों की मांगों को मानते हुए इस मामले को सुलझाया जाए, समाधान दें, ऐसी मेरी अपील है। दीपेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है उनकी भूमिका को आप कहां पर देखते हैं? साथ ही खासतौर पर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन में है, कई दिन से उप मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द समाधान हो जाएगा। आप उनकी पार्टी की भूमिका को कैसे देखते हैं? देश में अगर सबसे नकारात्मक, सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में कोई सरकार उभरी है तो हरियाणा की सरकार उभरी है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि बड़े शांतिप्रिय तरीके से किसान पंजाब से चलते हुए दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे। सबसे पहला सवाल ये बनता है, जिस रामलीला ग्राउंड में बीजेपी रैली कर सकती है, जिस रामलीला ग्राउंड में कोई भी राजनीतिक दल को रैली कर सकता है, वहां पे क्या किसान धरना नहीं दे सकते? वहां धरना देने जा रहे थे। किसका रामलीला ग्राउंड? क्या बीजेपी का रामलीला ग्राउंड है? देश का रामलीला ग्राउंड है। आज उस वजह से हरियाणा सरकार देश प्रदेश के लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है और बहुत तेजी से विधानसभा में भी विश्वास खो रही है। इसीलिए हुड्डा साहब ने मांग करी है कि अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे पे लेके आने की हमें इजाजत दी जाए। हमने माननीय राज्यपाल से तुरंत एक सेशन बुलाने की जो मांग करी, वो इसी आधार पे करी है। लगातार आप देख रहे हैं बहुत से निर्दलीय विधायक और जजपा के विधायक खुले तौर से जब सरकार बनाम कुर्सी की इस लड़ाई में, सरकार बनाम किसान की इस लड़ाई में, कुर्सी बनाम किसान की इस लड़ाई में किसान के साथ सरकार से किनारा करके किसान का साथ देने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की गठबंधन सरकार को घेरा है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें, चूंकि आंदोलन जो है किसानों का वो नाजुक मोड़ पर आ चुका है। इधर किसान आंदोलन से इतर, लेकिन किसान आंदोलन से जुड़ता हुआ एक मसला और सामने आ रहा है। वो मसला है एसवाईएल का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर निशाना साधा और साथ ही हरियाणा के पानी के हक की मांग भी की। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ओपी धनखड़ ने मीटिंग ली। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, जो लोग पंजाब के लोगों के साथ मिलकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी भी मांगना चाहिए। जो एसवाईएल का नहीं, वो हरियाणा का नहीं हो सकता। हमारा 19 लाख एकड़ फीट पानी 45 साल से जो है वो एक तरह से रुका हुआ है। कम से कम हरियाणा का 5वां हिस्सा उससे सिंचित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को काले कानून कहा जा रहा है, लेकिन काले कानून तो वो थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पहले कार्यकाल में एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा के पानी के अधिकार छीनने के लिए रातों रात कानून पास किए थे। हरियाणा को उस मामले से उभरने में 12 साल लगे और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है। 3 काले कानून जो है वो कैप्टन अमरिंदर ने रातों रात पास किए थे, हमारे पानी के अधिकार को रिजेक्ट करने के। आपको याद होगा यही। धनखड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ौदा चुनाव की तरह सोनीपत में कांग्रेस बीजेपी को पटकनी देगी। धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, फिर भी बीजेपी ने पिता पुत्र के पसीने छुड़ा दिए थे।
सोनीपत सीट बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, तो यहाँ बीजेपी की जीत होगी। वो उनकी एक परंपरागत सीट थी, यहाँ कोई उनकी परंपरा ऐसी नहीं है। ये तो वर्षों से जनसंघ की जगह जो है बीजेपी कभी से जो है देवीदास जी के ज़माने से बहुत यहाँ वो हमारा स्थान रहा है। ऐसी कोई नगर निगम में इस प्रकार की परंपरा उनकी ऐसा नहीं है। उस सीट पर एक अलग प्रकार की उनकी वर्षों से जगह थी और उसमें भी बड़ी कस के फाइट दी थी। हमने बाबू बेटे के पसीने छुड़वा दिए थे। नगर निगम चुनाव लोग भारतीय जनता पार्टी के काम को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सभी नगर निगमों में और नगर परिषद में विजयी बनाएंगे। किसानों का मुद्दा और एसवाईएल का मुद्दा इस वक्त हरियाणा की राजनीति को चरम पर ले जा चुका है। यही वजह है कि इन मुद्दों पर अब राजनीति तेज हो गई है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। दरअसल कहा जाता है कि राजनीति में जब कोई कदम रखता है तो अपनी पसंद की पार्टी चुनता है और ये भी देखता है कि उसे टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़ सके। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा उनके हक में नहीं होता तो अक्सर राजनेता पार्टी को छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है हरियाणा में, देखिए। चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं होता और युद्ध में सेना का संख्या बल बहुत मायने रखता है। ये संख्या बल ही काफी हद तक हार और जीत तय करती है। हरियाणा में महज कुछ दिनों के बाद 5 नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से सोनीपत भी एक है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सेना के योद्धाओं को बागी बना दिया है और उन बागियों को अपनी सेना में दाखिल कर लिया है। ये तो राजनीति की पुरानी रीत है कि जब चुनाव से पहले टिकटों के बंटवारे में भेदभाव होता है तो कई नेता पाला बदल लेते हैं। इसी तरह कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गहलावत और सीमा गोयल ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है और उन्हें पार्टी में शामिल कराया है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने। जो पार्टी में शामिल हुए हमारे अशोक छाबड़ा जी, चुप रहो, बहुत ही सीनियर नेता जो यहाँ दावेदार थे मेयर पद के, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार से प्रदीप गौतम जी जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, बहुत ही सीनियर नेता, आप उनकी सीनियरिटी का एहसास यहाँ कर सकते हो। इस कमरे में भी उनकी लगातार लंबी तपस्या रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए विद सीनियरिटी। हमने उनको यूँ भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन कराया है। जब नेता या कार्यकर्ता बागी हो जाते हैं तो उनके स्वर भी बागी हो जाते हैं, उनके लहजे में तल्खी आ जाती है। पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने पार्टी क्या बदली, उनके तेवर और तल्ख हो गए। उनसे जब पूछा गया कि पार्टी क्यों छोड़ी तो वो कहने लगे कि यहाँ आश्वासन का लॉलीपॉप ही मिलता था। लॉलीपॉप भाई बहुत चूस लिया था, अब धनखड़ जी के साथ आया हूँ। इन्होंने वहाँ मेरे को मान सम्मान में कमी मिली। जिस पार्टी में सालों काम किया हो, जिस पार्टी के नेताओं के साथ लंबे अरसे तक काम किया हो, उस पार्टी को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक दीपेंद्र हुड्डा पर पार्टी छोड़ते ही आरोप लगाना राजनीति की किताब का एक और अध्याय खोल देती है। प्रदीप गौतम साहब कहते हैं कि कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला। दीपेंद्र हुड्डा तो नमस्ते तक का जवाब नहीं देते। दीपेंद्र हुड्डा जी को नमस्ते करी, उसने भी नमस्ते का जवाब ढंग से नहीं दिया। जो मैंने वरीयता के आधार पर पैनल भेजे थे वो पैनल उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए। और जो एक मान सम्मान 45 साल से जिस कांग्रेस में मैं रहा हूं, मुझे उसमें कमी नजर आई। प्रदीप गौतम ने दीपेंद्र हुड्डा पर मान सम्मान न देने का ठीकरा फोड़ा और कह दिया कि एक जूता काटने लगे तो दूसरा पहन लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं भाई, एक जूता काटने लगा तो भाई दूसरा पहना जाएगा, उस पर तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मेरे को तकलीफ थी। प्रदीप गौतम अकेले नहीं थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही अपनी पिछली पार्टी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा भी इस कश्ती में सवार हैं। वो भी कह रहे हैं, सब कहते थे कि कांग्रेस धोखेबाजों की पार्टी है, हमें तो अब पता चला कि वाकई कांग्रेस धोखेबाजों की पार्टी है जिसने हमें धोखा दिया है। मेरे को कांग्रेस में बहुत बड़ा धोखा दिया गया और कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाजों की पार्टी थी, लोग कहते थे, लेकिन हम नहीं मानते थे। अब साबित हो गया कि धोखेबाजों की पार्टी है, तो मैंने ये पार्टी छोड़ दी है। खैर, हाशिए पर जाते राजनेता कब राजनीति में किसी का दामन छोड़ दें और कब किसी का साथ दे दें, ये कह पाना मुश्किल है।
मंझे हुए राजनेता वक्त और हालात की नब्ज को टटोलकर फैसला लेते हैं। हालांकि फैसला कितना सही है ये तो परिणाम ही बताता है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से हाजिर होंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।